इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमारी बुक से चैप्टर नंबर 2 है, इट इज बेस्ड ऑन 6 रेशियोज: साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, यहाँ हम इन 6 रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 रेशियोज के बारे में स्टडी करते हैं: साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट। ये 6 रेशियोज पढ़ी है ना आप लोगों ने, 10th क्लास में भी किया, 11th में भी किया। अब हमें क्या करना है, इन्हीं 6 रेशियोज के इनवर्स को स्टडी करना है। आप लोगों ने जब चैप्टर 1 किया था तो चैप्टर 1 के एंड में हमने एक कॉन्सेप्ट किया था 1-1-on-2 फंक्शंस का, किया था ना। तो 1-1-on-2 फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट हमने किया था। ऐसे फंक्शंस को एक स्पेशल नेम दिया जाता है और वो स्पेशल नेम क्या होता है? बाइजेक्शंस। ऐसे सभी फंक्शंस को हम बाइजेक्शंस कहते हैं। ये जो 1-1-on-2 फंक्शंस होते हैं, बाइजेक्शंस होते हैं, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि दे आर इन्वर्टिबल। ये सारे फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं और अगर एफ एक बाइजेक्शन है तो आप एफ के लिए एफ इनवर्स एक्स की कैलकुलेट कर सकते हो। और ये एफ इनवर्स एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में की थी। 1.5 में हमें फंक्शन दिया, हमने उसको 1-1-on-2 प्रूव किया, यानी उसे बाइजेक्शन प्रूव किया, और बाइजेक्शन प्रूव करने के बाद हमने उसका इनवर्स कैलकुलेट किया। तो जब हमने ये टॉपिक किया था तो हमने आपको एक स्पेशल चीज बताई थी कि जो फंक्शंस होते हैं वो जो फंक्शंस 1-1 और on2 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के इनवर्सेस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आए तो हमारे पास अब जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है बेटा? प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं और हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेट अस कंसीडर अ फंक्शन x which is equal to sin y। मैंने एक फंक्शन लिख लिया और इसमें मैंने y is equal to समथिंग नहीं लिया। आई हैव टेकन अ फंक्शन x which is equal to sin y। ठीक है, कि x जो है वो sin y के बराबर है। तो sin इनवर्स x वो फंक्शन होगा जो x को y वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसको थोड़ा इस तरह से समझो कि हमें एक एंगल दिया गया y, उस एंगल y का मैंने साइन कैलकुलेट किया, y का साइन निकाला तो मेरे पास वैल्यू आई x। ठीक है, जैसे π/2 पर आप साइन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। अगर आप पाई पर 180 डिग्री पर लोगे तो आपको x क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इफ यू कैलकुलेट साइन π/3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/√3/2 मिलेगा। ऐसे वैल्यूज आती हैं। तो अगर x साइन ऑफ y के बराबर है तो y को आप क्या लिखोगे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि वो साइन इनवर्स आया कहां से। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिस साइन इनवर्स इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स ऑफ दिस साइन फंक्शन। लेकिन अब यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है ना, वो ये आती है कि अभी चैप्टर 1 में हमने किया था कि इनवर्स तो सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के एग्जिस्ट करते हैं जो 1-1-on-2 होते हैं। अब अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं, आप लोगों ने अगर कभी साइन का ग्राफ देखा हो तो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है? ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है। तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो ये वाला होता है, इस टाइप से। ये 0 पर वैल्यू 0 होती है, π/2 पर साइन की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आती है, पाई 180 डिग्री पर फिर से 0 बनता है, 3π/2 यानी 270 डिग्री पर वैल्यू आ जाती है -1, और फिर 2π आते आते वैल्यू फिर से 0 बन जाती है। ये एक साइकिल है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, यानी 0 से 2π तक। अब अगर मैं और आगे जाऊं और आगे के एंगल्स वैल्यूएट करूं तो जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ये फंक्शन तो ऐसे चलता चला जाएगा बेटा। ये जो फंक्शन है
ये तो जैसे 0 से ऊपर गया 1 तक, फिर 1 से नीचे आया -1 तक, फिर -1 से ऊपर गया +1 तक, फिर +1 से नीचे आएगा -1 तक। तो ये चीज तो चलती चली जाएगी एंड तक। इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड आए तो बैकवर्ड आने में भी ये वाला ग्राफ हमारा बनता है, जिसमें ये वैल्यू हमारे पास -1 आती है जब -π/2 का एंगल है, 0 आता है जब -π का एंगल है, +1 आता है -3π/2 पर, और 0 आता है अगेन -2π पर। तो इस हिसाब से देखें तो आप खुद ऑब्जर्व करो, +1 की वैल्यू कितने एंगल्स पर आ गई। +1 की वैल्यू आपको एक तो यहाँ मिली π/2 पर, +1 की वैल्यू आपको यहाँ भी मिल रही है, और आगे जाने पर प्रीवियसली यहाँ आ जाए तो +1 आपके पास -3π/2 पर भी आ रहा है। अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 -2π रखने पर भी आएगा, -π रखने पर भी आएगा, 0 रखने पर भी आएगा, π रखने पर भी आएगा, 2π रखने पर भी आएगा, और इवन ये जो एंगल है 3π इस पर भी आएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि साइन ऑफ -2π, साइन ऑफ -π, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ π, साइन ऑफ 2π, ये तो सारे के सारे let's continue our class. So sine of -2π is equal to sine of -π is equal to sine 0 is equal to sine π is equal to sine 2π. तो 1 2 3 4 5 5 एंगल्स ऐसे मैंने आपके सामने लिख दिए जिन पर साइन फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, और वो एक ही वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू है बेटा, दे ऑल आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है? ये तो 1 1 ही नहीं है, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये 1 1 फंक्शन? क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 तो हमने ही शो कर दिए, और ये 5 एंगल्स थोड़ी होंगे। ये जो साइन कर्व है ना, साइन वेव, ये साइन वेव तो एंडलेसली चलेगी -∞ से +∞ तक। तो बेशक हमने 5 ही चीजें लिखी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, आपको टीचर्स ने लास्ट ईयर बताया भी था। इनफैक्ट आप लोगों ने टी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले थे ना, तो वहां एक चीज ये आती थी कि साइन ऑफ n π जो है ये हमेशा 0 होता है फॉर ऑल इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ z। पढ़ा था ना ये कि साइन n π इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इस हिसाब से अगर हम देखें तो साइन फंक्शन तो 1 1 ही नहीं बनता। दूसरी बात आती है ऑन टू वाली। यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो सिर्फ +1 और -1 के बीच में रह रही है। ये चीज आप लोगों को लास्ट में या लास्ट ईयर बताई भी थी कि रेंज ऑफ साइन थीटा जो होती है इट इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1। साइन थीटा की रेंज सिर्फ और सिर्फ +1 -1 के बीच में रहती है हमेशा, और कभी भी साइन थीटा जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता, -1 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकता। तो अगर मैं एक रियल वैल्यूड फंक्शन R2R डिफाइन कर दूं, y इज इक्वल टू साइन x, तो ये फंक्शन जो है ना तो ये 1 1 बनेगा ना ये फंक्शन ऑन टू बनेगा, और जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं बनेगा तो फिर इसका इनवर्स तो आना ही नहीं चाहिए, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है ये कि साइन का इनवर्स या साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल कंसेप्ट में लूं ना, रियल टू रियल पूरे फंक्शन को मैं लेकर चलूं, तो साइन का इनवर्स डिफाइंड नहीं है। लेकिन बहुत सारी जहां पर हमें इनवर्स है, तो हमें ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगी वेयर वी नीड एन इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स निकालने के लिए अब हम क्या करें, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा सेटअप है ना साइन का, इसमें से हम एक ऐसा पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पर ये फंक्शन 1 1 भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए। मतलब लीस्ट पॉसिबल ऐसा पोर्शन आप फाइंड आउट कर लीजिए पूरे ग्राफ में से जहां पर फंक्शन 1 1 ऑन टू बनता हो। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, एक तो ये वाली ब्रांच, एक तो ये पॉसिबल है,
इसी तरह से मैं पाई बाय टू के गैप पर अगर मैं वर्टिकल लाइंस मार्क करूं ना बेटा, तो देखो फर्स्ट पोर्शन, ये मेरे पास आ गया सेकेंड पोर्शन, ये आ गया थर्ड पोर्शन, दिस वन इज द फोर्थ पोर्शन, दिस वन इज द फिफ्थ पोर्शन। ऐसे करके हम बहुत सारे पोर्शंस बना सकते हैं। तो इसमें से मैंने सबसे इजी जो पोर्शन है वो मैंने कौन से वाला ले लिया, मैंने ले लिया बिटवीन -π/2 अप टू +π/2। -π/2 से +π/2 के बीच का मैंने सेटअप ले लिया। -π/2 पर साइन की वैल्यू होती है -1, साइन ऑफ -π/2 होता है -1, साइन ऑफ π/2 होता है +1, और -π/2 से +π/2 के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, आप देखिए जिस पर मेरी फिंगर मूव कर रही है, ये पोर्शन ऐसा है जिसमें एक वैल्यू एक ही बार आ रही है, एक आंसर, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू है चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है, ये बीच में क्या है, 0। तो साइन 0 0 है, 0 से π/2 तक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, -π/2 से लेकर 0 तक, -π/2 से 0 तक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो -π/2 से लेकर 0 तक तो -1 से 0 तक के नंबर कवर हो गए, 0 से π/2 के बीच में 0 से 1 वाले नंबर्स कवर हो गए। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो ब्रांच मैंने कंसिडर की ना, उस ब्रांच में, यानी कि अगर मैं x को कंसिडर कर लूं बिटवीन -π/2 अप टू +π/2, अगर मैं ये वाली रेंज लेकर चलूं जहां x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आती है, अगर हम इसे कंसिडर करके चलें तो साइन ऑफ -π/2 बना -1, साइन ऑफ π/2 बना +1। तो इनके बीच में -1 से लेकर +1 तक जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं वो सब एग्जिस्ट कर जाएंगे, उन सबके साइन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, वो सब नंबर्स किसी न किसी एंगल के साइन के बराबर होंगे। तो सिर्फ इतना सा पोर्शन अगर हम ले लें तो अब आप इस फंक्शन को 1 भी कह सकते हो और अब आप इसको ऑन टू भी कह सकते हो, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट, चलो फिर बाद में पढ़ी क्लास। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बिटवीन -π/2 टू +π/2 ये जो साइन फंक्शन था ये 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया। ये ग्राफ किसका बना रखा है हमने, वी हैव कंसिडर्ड द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। हमने साइन x का ग्राफ लिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x का। तो इसका मतलब अब जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल बन गया। क्यों इन्वर्टिबल बन गया, क्योंकि इतने पोर्शन में ये 1 भी है, इतने पोर्शन में ये ऑन टू भी है, एंड बीइंग 1 as well as on to, 1 as well as on to होने के कारण किस ब्रांच में, इन -π/2 to +π/2, नाउ इट इज इन्वर्टिबल। तो अब ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल हो जाता है, और अब क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है तो इन्वर्टिबल होने का मतलब ये हो गया कि अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस को लेकर हम इन्वर्स फंक्शंस को बहुत आराम से डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस को कंसिडर करते हुए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। ये मैंने सिर्फ एक केस डिस्कस किया बेटा साइन का, इसके लिए बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जैसे मैंने एक केस बताया ना, इसी तरीके से आप बाकी फंक्शंस में भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट जितने भी इनवर्स टी फंक्शंस हैं वो इसी तरीके से डिफाइन किए गए हैं। एक बार फिर से देखिए जरा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और हमारा जो साइन का कर्व था वो ऐसे जा रहा था, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, और इस तरफ था -π/2 -π -3 π/2 और -2 पाई, और ये इस तरीके से इसका ग्राफ होता है।
तो हमने जो ब्रांच अभी कंसीडर की ना वो ये वाली ब्रांच कंसीडर की, इस ब्रांच को हमने लिया। अब ये जो स्पेसिफिक ब्रांच ली गई ना, दिस स्पेसिफिक ब्रांच इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ विच फंक्शन? साइन इनवर्स एक्स। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे तो हम एंगल को सिर्फ -π/2 से +π/2 के बीच में कंसिडर करके चलेंगे और वैल्यू को -1 और 1 के बीच में कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच मिल गई बिटवीन -π/2 टू +π/2। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक ही ब्रांच है? तो ऑब्वियसली आंसर इज नो, एक ही ब्रांच थोड़ी है। आप देखो, जैसे ये ब्रांच है ऐसे ही एक ब्रांच ये भी हो सकती थी। हम ये वाली ब्रांच भी तो ले सकते थे ना, कि यहाँ +1 से लेकर ये -1 तक आ गया, ये ब्रांच भी ली जा सकती थी। आप चाहते तो ये ब्रांच भी ले सकते थे। तो ये जो बाकी की ब्रांचेस है ना, इनको बोलते हैं अदर ब्रांचेस फॉर साइन इनवर्स एक्स। ये भी ली जा सकती हैं लेकिन इनको अदर्स में काउंट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अक्सर उसको लिया जाता है जहां लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज के साथ हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चलेगी वो चलेगी -π/2 से +π/2। उसके अलावा ब्रांचेस की जरूरत पड़े तो ये ब्रांच भी है, ये ब्रांच भी है, और भी बनाई जा सकती है। तो अब इस तरीके से हम किसी भी टी रेशो के इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो सेकेंड चीज मैं डिस्कस करने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 टेबल्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, पहली जो टेबल है इसमें हम लिख रहे हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, किसके डोमेन और रेंज? टी रेशो के। जो भी टी रेशो है, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस द डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट टी फंक्शन। ये चीजें आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी हैं। जब आप साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स के केस में डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन रेंज वैल्यूज की रहती है -1 से 1। कॉस एक्स के लिए भी डोमेन तो होता है ऑल रियल नंबर्स, रेंज रहती है हमेशा -1 to 1। टेंजेंट एक्स के लिए अगर हम लें तो टेंजेंट एक्स में डोमेन और रेंज दोनों ही ऑल रियल नंबर्स पर जाते हैं। जब हम कोसिकेंट एक्स की बात करते हैं, वैसे एक बार पहले आप सिर्फ 3 रेशोज को कंसीडर करके चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पहले एक बार इन्हीं 3 की बात करते हैं। बाकी 3 तो इनके रेसिप्रोकल रेशोज हैं। तो साइन, कोस और टेंजेंट 3 हमने ले लिए। जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेकर चलेंगे तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 के बीच में ली जाती है, कंसिडर की जाती है। कोस फंक्शन के लिए अगर मैं लिखूं तो कोस फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से 180 के बीच में आती है, और टेंजेंट की जो प्रिंसिपल ब्रांच है ये तो ऑल रियल नंबर्स यानी -∞ टू +∞ थ्रू आउट चलती है। उसका कारण क्या है? आप अगर कोस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे ना तो कोस फंक्शन का ग्राफ ऐसे आता है। 0 पर वैल्यू होती है 1, 90 डिग्री पर वैल्यू आ जाती है 0, फिर 180 डिग्री पर वैल्यू आती है -1, और उसके बाद 2π आते आते वापस 0 आ जाता है। ये कोस का ग्राफ है बेटा। तो सॉरी, ये 3π/2 पर 0 आ जाता है और 3π/2 से वापस 2π आते आते वैल्यू जो है वो 1 के अबाउट आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना ऐसे, ये इस तरह का, ये किसका ग्राफ है? ये कोस का ग्राफ है। तो कोस थीटा में हमें ऐसी ब्रांच चाहिए जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के नंबर आ जाए, +1 -1 के बीच में, और प्लस एक वैल्यू एक ही बार आती हो। तो आप खुद देख सकते हो, देखो ये वाली ब्रांच काम कर जाएगी ना। यहाँ ये वो ब्रांच है जिसमें +1 से लेकर -1 तक के सारे नंबर्स भी आ गए और एक वैल्यू एक ही बार आती है, इसलिए
कोस एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच को 0 से लेकर पाई तक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये कोस का हो गया। तीसरा केस जो आता है वो आता है टेंजेंट का। अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट एक्स का कभी ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा। टेंजेंट का जो ग्राफ है ना, क्या होता है, 0 पर क्या वैल्यू होती है, 0, π/2 माइनस π/2। आपको ध्यान हो तो टेंजेंट π/2 होता है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और टेंजेंट माइनस π/2 होता है माइनस इंफिनिटी। तो अगर टेंजेंट का ग्राफ बनाए ना, ऐसा ग्राफ आता है, माइनस π/2 पर ये किसी वैल्यू तक तो नहीं पहुंचेगा बल्कि माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और ऐसे ही π/2 पर ये पर्टिकुलर वैल्यू अटेन नहीं करता बल्कि ऊपर प्लस इंफिनिटी तक चला जाता है। तो अगर मैं ये पूरी की पूरी ब्रांच ले लूं तो देखो जरा, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे की सारी वैल्यूज कवर हो जाती हैं, और एक वैल्यू एक ही बार आ रही है, कहीं भी ग्राफ टर्न नहीं हो रहा। टर्निंग का मतलब वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं। तो इस तरह के जो पोर्शंस होते हैं ना, दे आर नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। तो टेंजेंट के केस में ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कहां से कहां तक आ रही है, एंगल की टर्म्स में देखें तो एंगल की टर्म्स में ये माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में ही आती है। और इस माइनस π/2 और प्लस π/2 को हम इंक्लूड नहीं करते, हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। इंक्लूड ना करने का रीजन क्या है यहाँ पर, कि माइनस π/2 पर एग्जैक्टली देखे तो टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं होता, वैल्यू माइनस इंफिनिटी आती है। π/2 पर भी टेंजेंट डिफाइंड नहीं होता, वैल्यू प्लस इंफिनिटी आती है। तो इसलिए माइनस π/2 और π/2 पर हमने ओपन इंटरवल अप्लाई किया। तो ये हमें मिल जाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। इन्हीं के बेसिस पर फिर हम इनवर्स टी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। और जब हम इनवर्स टी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इनवर्स टी फंक्शन को डिफाइन करते हुए जो वैल्यूज हम लिखेंगे वो कौन सी वैल्यूज लिखेंगे। अगर मैं यहाँ डोमेन रेंज की बात करूं तो 3 कॉलम मैंने ले लिए, यहाँ लिया टी रेशियो, यहाँ है प्रिंसिपल इसका डोमेन, और यहाँ क्या लिखेंगे, रेंज। और रेंज लिखते हुए हम सिर्फ कौन सी रेंज की बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच की बात करेंगे, इसके अलावा किसी ब्रांच की बात हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन अगर हम लें साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। अब देखो, ये चीज इनवर्स फंक्शंस पढ़ते हुए आप लोगों ने की थी कि इनवर्स फंक्शन में जब आप फंक्शन का इनवर्स बना देते हो ना, तो जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डोमेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज में। तो इस हिसाब से साइन इनवर्स एक्स का डोमेन रहेगा -1 से 1, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच आती है -π/2 से +π/2। जब हम कोस इनवर्स एक्स को डिफाइन करेंगे, कोस एक्स का इनवर्स लेंगे, तो कोस एक्स के इनवर्स में डोमेन आएगा -1 से +1 के बीच, और रेंज कौन सी लेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है। प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है तो रेंज इसकी काउंट होगी बिटवीन 0 to π। जब हम टेन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स एक्स लेते हुए डोमेन हमारा रहेगा ऑल रियल नंबर्स। ये जो रेंज था ना टी फंक्शन का, टी फंक्शन का रेंज इन, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच आएगी -π/2 से +π/2। इसके बाद अगला जो है वो आ जाता है कोसेकेंट इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स। इन 3 ब्रांचेस को हम कल डिस्कस करेंगे, आज मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, देखो साइन इनवर्स एक्स को कभी भी 1/sin x मत मान लेना। साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू sin x पावर -1। ये पावर नहीं है जो बीच में माइनस लिखा, ये इनवर्स एक ऑपरेटर है, ये सिंबल है। जैसे आप fx का इनवर्स लिखते हो ना, f इनवर्स x, किसी भी फंक्शन fx का इनवर्स अगर लिखना हो तो आप इनवर्स लिखने के लिए f इनवर्स x लगाते हो। तो यहाँ ये जो -1 होती है ये पावर नहीं होती है। इसी तरह से जब हम साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखेंगे
तो ये जो -1 आ रहा है ये पावर नहीं है, इट इज एन ऑपरेटर। अगर आप इसको हटा दो तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के पूरे कंटेंट में निकल के आया वो ये है कि जहां टी फंक्शन एक एंगल को एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, वहीं इनवर्स फंक्शन एक वैल्यू को एक एंगल प्रोवाइड करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आप लेते हो तो आप एक एंगल पुट करते हो, आपको आंसर में एक नंबर मिलता है। इनवर्स फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो हम एक नंबर पुट करते हैं, जैसे -1, 0, 1, 1/2 एक नंबर पुट करते हैं और उस नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें एक एंगल मिलता है, जो एंगल हमें यहां से लेना होता है, जिसे हम प्रिंसिपल ब्रांच में से फाइंड आउट करके चलते हैं। कई बार हमसे ये कहा जाता है ब्रांच अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। आप टी फंक्शन की वो ब्रांच को जो प्रिंसिपल ब्रांच से थोड़ा डिफरेंट है, ऐसी ब्रांच आपसे पूछी जाती है। तो ऐसी ब्रांच निकालने का भी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि जब भी आपसे ये पूछे ना, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और अब तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आने लगे। तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं तो नेचुरली हमें पता होना चाहिए ना कि अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच कैसे निकालनी है। तो अगर हमें अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच कोई आंसर चाहिए कि राइट अ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, आप क्या करो, चेंज द नंबर बाय पाई, पाई का चेंज कर दो। ठीक है, मतलब चाहे तो +पाई करो चाहे -पाई करो, प्रिंसिपल ब्रांच के जो भी नंबर्स है ना आप उसमें पाई का चेंज कर दीजिए, आपको अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच मिल जाएगी। जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो -π/2 +π/2 हमारी पहली ब्रांच है, आप दोनों में पाई जोड़ दो। -π/2 में पाई जोड़ोगे तो आएगा π/2, π/2 में पाई जोड़ोगे तो आएगा 3π/2, ये दूसरी ब्रांच आ गई। तीसरी ब्रांच चाहिए, फिर पाई जोड़ दो, फिर पाई जोड़ोगे तो 3π/2 से 5π/2 एंड सो ऑन। और सिर्फ प्लस नहीं, आप माइनस भी कर सकते हो, रिवर्स भी आ सकते हो। ऐसे ही cos x है, cos इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई, तो अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच क्या आएगा, चाहे तो पाई बढ़ा दो तरफ चले जाओ चाहे घटा दो। तो अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे तो आएगा पाई से 2π, 2π से 3π, 3π से 4π, या फिर रिवर्स आओगे तो आप लिख सकते हो -π से 0, -2π से -π। मतलब आप पाई का चेंज कर दीजिए, किसमें चेंज कर दीजिए, इन दोनों नंबर्स में। चाहे तो दोनों में +पाई कर दो, चाहे दोनों में -पाई कर दो। ऐसा करने से आपको जो भी नया इंटरवल मिलेगा वो नया इंटरवल आपको इन टी रेशियोज की अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच नई ब्रांचेस प्रोवाइड कर देगा, जिसको कि आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स, मैंने 3 ही चीजें बताई हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं गए। कल के लेक्चर में अगले 3 टी रेशियोज की बात करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। एक बार डाउट्स आप लोगों को आ सकते हैं बेटा।